व्यक्तिगत विभिन्नताएं एक बिल्कुल कॉमन सा टॉपिक है, सामान्य सा एक टॉपिक है जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो इसमें से अमूमन 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और ये मान सकते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के यह दोनों क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है कि अमूमन कोचिंग्स में क्या होता है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो होता है टॉपिक होता है उसको साइकोलॉजी वाले टीचर पढ़ाते हैं। तो साइकोलॉजी वाले टीचर इसको पूरी तरह से नहीं पढ़ा पाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसको एकदम सही ढंग से नहीं बता पाते हैं। तो इसलिए इसको फिजिकल एजुकेशन टीचर जितनी अच्छी तरह से समझा सकता है वो साइकोलॉजी के नॉर्मल टीचर नहीं समझा सकते। इसलिए अमूमन वह भी इतना ध्यान नहीं देते टीचर की ये इतना डीपली टॉपिक है और अमूमन 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों के दोनों ही बच्चों के गलत होते ही होते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन सही हो, गलत ना हो। तो सर्वप्रथम हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं की बात करते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होता क्या है। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब है एक आदमी दूसरे आदमी से अलग है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से भिन्न है या अलग है, इसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। पर्टिकुलर हर एक आदमी थोड़ा अलग होता है, उसका अलग अलग नेचर के होते हैं, अलग अलग शारीरिक बनावट के होते हैं, अलग अलग साइकोलॉजी के होते हैं। तो उस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति से भिन्न होता है। सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन किसने किया था? जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं इनके बारे में सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया था? तो सर्वप्रथम अध्ययन किया था गॉल्टन ने। किसने किया था? गॉल्टन नामक विद्वान थे, इन्होंने सर्वप्रथम अध्ययन किया था व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में। कब किया था? 1979 के अंदर अध्ययन किया था। इसको वैज्ञानिक आधार किसने दिया? इसको वैज्ञानिक आधार दिया कैटेल नामक विद्वान ने। जो कैटेल नामक विद्वान थे, ये महाशय कैटेल महाशय ने इनको वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। किसको? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। 2 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभार पूछी जा सकती है। तो स्किनर ने एक डेफिनेशन दी थी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन से व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी भी मापने योग्य पहलू को मापा जा सकता है। यदि कोई सा भी उसका फैक्टर ऐसा है, जैसे आईक्यू लेवल है, उसको मापना है तो वो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर अलग अलग व्यक्ति का आईक्यू लेवल अलग अलग होगा। किसी व्यक्ति का वेट या हाइट नापनी है तो वह अलग अलग होगी। वो अगर मापने योग्य कोई सा भी पहलू है उसको नापा जा सकता है, तो उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अलग से दूसरे व्यक्ति से अलग या भिन्न है। इसी को स्किनर ने क्या नाम दिया? व्यक्तिगत विभिन्नता का नाम दिया। फिर एक डेफिनेशन दी है जेम्स ड्रेवर ने। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं? एक समूह के सदस्यों में समूह के औसत मानसिक या शारीरिक विशेषताओं का विचलन। ये मानसिक और ये शारीरिक लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। एक समूह के सदस्यों में समूह के औसत मानसिक या शारीरिक विशेषताओं के विचलन को ही क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। मान लीजिए कि एक एवरेज ह्यूमन बॉडी है, जैसे कि हम एक छोटे से टॉपिक की बात करते हैं। मान लीजिए कि एवरेज हाइट की यदि हम बात करें तो 5.5 फुट होती है, 5 फुट और 6 इंच होती है। ठीक है, तो यदि कोई आदमी 6 फीट का है या 7 फीट का है तो हम क्या कहेंगे? औसत से वो क्या है? ज्यादा लंबा है। तो ये उस व्यक्ति की विशेषता होगी, वो व्यक्तिगत विभिन्नता होगी। या फिर कोई व्यक्ति थोड़ा बोना है, 4 फीट की हाइट है, तो हम क्या कहेंगे? उसकी हाइट कम है, वो थोड़ा डिफरेंट है। सामान्य व्यक्ति जो होता है 5.5 फीट की हाइट का होता है, तो वो उससे कम है। तो इस प्रकार का हम एक एग्जांपल लेके इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं कि एक समूह के सदस्यों में एक समूह के औसत मानसिक या शारीरिक विशेषताओं का विचलन, यानी वे विशेषताएं कितनी हटती हैं, कितनी विचलित होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी 2 विद्वानों ने दी थी। अब हम पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला शारीरिक हो सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार। जैसे कोई लंबा है, चौड़ा है, ज्यादा वजन वाला है, रंग में जैसे काला है, गोरा है, इसी प्रकार से शारीरिक विभिन्नताएं हो सकती हैं। मानसिक विभिन्नताओं में जैसे आईक्यू लेवल किसी का कम है, एक बार बोलने से याद हो जाता है, कईयों को 4 बार पढ़ने से भी याद नहीं होता है। रुचि में अलग अलग हैबिट के लोग होते हैं, कोई पढ़ने में रुचि रखते हैं, कोई खेलने में ज्यादा रुचि रखते हैं, किसी की रुचि बिजनेस में ज्यादा होती है। इसी प्रकार बौद्धिक लेवल या बौद्धिकता की बात करें तो किसी में बुद्धि ज्यादा होती है,
किसी में कम होती हैं। फिर व्यक्तित्व की बात करें, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि कोई अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का है, मतलब अपने आप में ही बना रहता है। कोई बहिर्मुखी व्यक्तित्व का है, बहुत ज्यादा खुलापन है उसके विचारों में। या फिर कोई उभयमुखी व्यक्तित्व का भी है, जैसे अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दोनों विचार उसके व्यक्तित्व में है। व्यक्तित्व को हम रेफरेंस आगे पढ़ेंगे अभी। देखिए इसके आगे है गामक। गामक का मतलब होता है जो गत्यात्मक एबिलिटी होती है, जो हमारी मोटर एबिलिटी होती है, जैसे शक्ति हुआ, लचकता हुआ, एंड्योरेंस हुआ आदि, जो हमारी गामक क्षमता है वो अलग अलग होती है। किसी में शक्ति ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में लचीलापन ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में सामान्य है, किसी में एंड्योरेंस यानी सहनशीलता बहुत ज्यादा है, किसी में बहुत कम है, किसी में कोऑर्डिनेशन पावर बहुत ज्यादा है, किसी में कम है। तो इस प्रकार की जो गामक क्षमताएं हैं वो भी वह व्यक्ति विविधताओं के प्रकार में आती हैं। फिर संवेगात्मक रूप से कोई व्यक्ति होता है जिसमें इमोशंस बहुत ज्यादा भरे हुए रहते हैं और किसी व्यक्ति में इमोशन कम रहते हैं। जैसे कोई बहुत ज्यादा खुश रहता है हमेशा, चाहे उसको कितना ही कुछ भी बोलो हमेशा खुश ही रहेगा, और कोई रहता है जो बिना बात के कुछ भी नहीं बोला फिर भी वो दुखी दुखी ही रहता है, तो वो उसके इमोशंस होते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? शारीरिक, मानसिक, रुचि के आधार पर, बौद्धिक आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर, गामक क्षमताओं के आधार पर और संवेगात्मक क्षमताओं के आधार पर। ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार थे। अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण क्या क्या हैं, किन कारणों से व्यक्तिगत विभिन्नता आती है? तो सबसे पहला है पैतृक या वंशानुक्रम कारण। पैतृक या वंशानुक्रम कारण से ये है कि जो हमारे जीन्स में है कि एक व्यक्ति, जैसे हम बोलते हैं कि इसके तो दादाजी लंबे थे इसलिए ये भी बच्चा लंबा होगा बड़ा होके, या इसलिए ये व्यक्ति लंबा है, ठीक है। मान लीजिए किसी के दादाजी बिल्कुल बौने थे, या किसी के नाना जी या परिवार में कोई काला है, तो हम कहेंगे कि ये भी इसलिए काला है क्योंकि इसके नाना जी या इसकी मम्मी जी काले हैं, ठीक है। तो ये पैतृक या वंशानुक्रम के आधार पर ऐसा किसी किसी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि जो एक बालक होता है उसमें 50% गुण तो आता है मदर और फादर से। किससे आते हैं? मदर और फादर से, ठीक है। और 25% आते हैं दादा दादी और नाना नानी यानी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर से, ठीक है। और जो 25% लास्ट गुण होते हैं ना, वो अन्य पूर्वजों से आते हैं। किससे आते हैं? अन्य पूर्वजों से आते हैं। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति में जो पैतृक गुण होते हैं उनका रेशियो रहता है। तो पैतृक गुण या वंशानुक्रम यही होता है जिसके कारण व्यक्ति अलग अलग होते हैं। फिर दूसरा आता है वातावरण के प्रभाव के कारण। एक व्यक्ति किस प्रकार के वातावरण में रह रहा है तो वह उसमें उसी प्रकार की विभिन्नता आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धूप में रह रहा है तो व्यक्ति संभवतः काला होगा ही होगा। अब मान लीजिए वही व्यक्ति कश्मीर चला गया घूमने के लिए 2 महीने, तो हम बोलते हैं कि वो तो बिल्कुल गोरा होके आ गया। ऐसा क्या खाया कश्मीर में? अरे कुछ नहीं खाया, वो वहां के वातावरण का प्रभाव था। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता थी। वातावरण को ये भी बहुत रेफरेंस में पढ़ने लायक टॉपिक है, पर इस वीडियो में शॉर्ट से ही पढ़ सकते हैं। फिर सांस्कृतिक कारण, जो हमारी संस्कृति है, किस प्रकार की संस्कृति है, उसी के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं आती हैं। जैसे एक देश है जिस देश की संस्कृति कुछ इस प्रकार की है कि यदि उसमें महिलाओं की गर्दन जितनी लंबी होगी वो उन महिलाओं को उतनी ही खूबसूरत माना जाता है, ठीक है। तो उस देश की संस्कृति के अकॉर्डिंग अब वहां पे प्रचार इसी प्रकार से बना हुआ कि वो जैसे गर्दन में एक और कड़ा लगा देते, फिर एक और कड़ा लगा देते, फिर बड़ा कड़ा लगा देते, इस प्रकार से उनकी गर्दन लंबी होती जाती है। तो वो उनकी संस्कृति के कारण उस व्यक्ति में, अब उनकी गर्दन के मुकाबले हमारी गर्दन देखें तो हम तो ऐसा कहेंगे कि हमारी तो गर्दन है ही नहीं है। आधे फीट तक, 7 या 8 इंच तक उनकी गर्दन चली जाती है, ठीक है। तो हम यदि उनसे हमारी तुलना करें तो हमारी तो गर्दन बिल्कुल 2-3 इंच की ही दिखेगी। तो ये सांस्कृतिक आधार पर हो गया। फिर आयु, वृद्धि और विकास के आधार पर, एज के अकॉर्डिंग यदि देखें कि छोटा बच्चा अलग दिखेगा, व्यक्तिगत रूप से भिन्न दिखेगा, और बड़ा व्यक्तिगत रूप से भिन्न दिखेगा। फिर वृद्धि या विकास के आधार पर, मान लीजिए किसी बच्चे की वृद्धि नहीं हुई है, मान लीजिए 3 भाई हैं, 3 भाइयों में से एक तो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, उसकी वृद्धि विकास बहुत अच्छे से हुआ। एक बच्चा है जो सामान्य रह गया और एक बच्चा है बिल्कुल छोटा रह गया क्योंकि उसकी वृद्धि और विकास ठीक ढंग से नहीं हुआ, किसी भी बीमारी के कारण या अन्य कारण से हो सकता है। तो ये भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण है। फिर शिक्षा एवं विद्यालय के कारण, जो मानसिक स्तर है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, उसमें शिक्षा और विद्यालय का बहुत ज्यादा योगदान है। फिर अन्य कारण जैसे लिंग भेद, एक लड़का और लड़की अलग अलग होते हैं।
फिर आर्थिक कारण, और फिर संगी और साथी या फिर जो फ्रेंड्स हैं उनके कारण भी ये भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण माने जाते हैं कि इनके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। ठीक है, अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कुछ विद्वानों ने प्रकार बताए हैं, तथ्य दिए हैं कि वर्गीकरण करके बताया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। ठीक है, तो सबसे जो पहले वर्गीकरण क्या है वह हिप्पोक्रेटस ने किया है, तो इसे हम हिप्पोक्रेटस के वर्गीकरण के नाम से जानेंगे। इसके आगे भी हम 2-3 प्रकार के वर्गीकरण और पढ़ेंगे जिनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला वर्गीकरण, सबसे पुराना वर्गीकरण जो है वह हिप्पोक्रेटस ने दिया है स्वभाव के आधार पर। हिप्पोक्रेटस ने व्यक्ति के स्वभाव के आधार पर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का बताया है। तो हिप्पोक्रेटस ने 4 स्वभाव के आधार पर व्यक्तियों को 4 प्रकार का बताया है। किस प्रकार के हैं देखिए, सबसे पहले कप प्रवृत्ति वाले लोग। कौन सी प्रवृत्ति है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने लायक तथ्य सीधे सीधे बनते हैं इसमें। इनकी इंग्लिश नाम भी थोड़े इंपॉर्टेंट ज्यादा लगते हैं। देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं कफ प्रवृत्ति वाले लोग। जो पहले प्रथम प्रकार के लोग बताएं जिनमें कफ प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है, तो कफ प्रवृत्ति वाले लोग जिनको क्लोरिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरिक, इंग्लिश में क्लोरिक कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कफ प्रवृत्ति वाले। ये कैसे होते हैं, क्रोधी होते हैं, उग्र होते हैं और शारीरिक चुस्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या विशेषता होती है, स्वभाव के आधार पर इनमें क्या विशेषता होती है। देखिए ये शारीरिक रूप से तो शक्तिशाली होते हैं, परंतु संवेगात्मक रूप से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। जो मेंटली थोड़ा कमजोर होते हैं, संवेग, जो अपने संवेगों के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं रख पाते, जल्दी खुश हो जाते हैं, जल्दी रोते हैं, या फिर बिल्कुल गुमसुम रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं शारीरिक शक्तिशाली होते हैं, शरीर से तो वो बिल्कुल सबल होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, परंतु संवेगात्मक रूप से वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। तो इसलिए इनको क्रोधी भी कहा जाता है, यानी जल्दी क्रोध आता है। उग्र भी कहा जाता है, यानी स्वभाव में बहुत तेज होते हैं। क्योंकि जब शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति मजबूत है और फटाफट कोई भी छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाएगा, तो वो उस स्वभाव में उग्र होना उसका निश्चित है। फिर शारीरिक चुस्त होते हैं। क्या होते हैं, शारीरिक चुस्त भी होते हैं, मतलब शरीर से तो एकदम चुस्त और दुरुस्त रहते हैं, परंतु संवेगों में वो कमजोर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को आपने देखा होगा कि अमूमन बुजुर्गों में या फिर जो घर के बड़े हैं, यदि शारीरिक रूप से ठीक है तो उनको गुस्सा जल्दी आता है, बहुत जल्दी आता है। ठीक है, छोटी छोटी बात पे भी गुस्सा करने लग जाते हैं। तो हिप्पोक्रेटस ने उनको कफ प्रवृत्ति वाले बताया। क्या बताएं, क्लोरिक या कफ प्रवृत्ति वाले बताया। स्वभाव में ये कैसे होते हैं, स्वभाव में क्रोधी, उग्र और शारीरिक चुस्त होते हैं। शारीरिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, परंतु संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं। अब देखिए सेकंड बताया हिप्पोक्रेटस ने काले पित्त वाले लोग। ठीक है, ये कफ प्रवृत्ति थी, अब पित्त प्रवृत्ति आ गई है। ठीक है, काले पित्त वाले लोग, कौन से, काले पित्त वाले। ठीक है, काले पित्त वाले जो लोग होते हैं वह शारीरिक और मानसिक या शारीरिक या संवेगात्मक दोनों रूप से ही कमजोर होते हैं। शारीरिक भी कमजोर होते हैं और संवेगात्मक रूप से भी कमजोर ही होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो निराशावादी होते हैं। क्या होते हैं, निराशावादी होते हैं, दुखी रहते हैं। क्या कर सकते हैं ऐसे लोग, भाई शरीर से भी कमजोर है और उनके इमोशन से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, कमजोर हैं, तो बार बार जल्दी रो लेते हैं, जल्दी दुखी हो जाते हैं, बार बार निराश हो जाते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति शरीर से सही ढंग से काम नहीं कर पाता तो वो निराश या दुखी रहेगा ही रहेगा। तो निराश है, दुखी और खिन्न जीवन व्यतीत करते हैं। ये निराशावादी होते हैं और बड़े दब्बू होते हैं, इनको हर कोई दबा लेता है, ये डरपोक प्रवृत्ति के होते हैं, कोई भी दबा देता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सेकंड प्रवृत्ति थी हिप्पोक्रेटस द्वारा दी गई थी वह काले पित्त प्रवृत्ति वाले लोग थे। थर्ड जो टॉपिक है पीले पित्त वाले लोग। थर्ड जो प्रकार है हिप्पोक्रेटस ने दिया था। हिप्पोक्रेटस तो आपने नाम सुना ही होगा, जो चिकित्सा विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। आपने यदि 3 इडियट्स मूवी देखी है तो उसमें भी एक वो करीना कपूर का डायलॉग है कि इस हिप्पोक्रेटस ने तो डॉक्टरों की वाट लगा दी। ठीक है, यानी वो जब डॉक्टर बनते हैं तो सौगंध खाते हैं कि किसी भी पेशेंट को कभी भी किसी भी समय किसी भी रूप में मना नहीं करेंगे। यदि उनके जीवन की रक्षा करनी है तो हम उसको डॉक्टर कभी भी किसी पेशेंट को मना नहीं कर सकते। तो वो कसम हिप्पोक्रेटस ने ही बनाई थी और हिप्पोक्रेटस चिकित्सा के जनक भी माने जाते हैं।
ठीक है। तो हिप्पोक्रेटिस ने तीसरे जो प्रकार बताए वो पीले पित्त वाले लोग बताए हैं। पीले पित्त आपने देखा होगा कि अमूमन जब शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति कमजोर होता है, बीमार हो जाता है, तो उसका शरीर हल्का हल्का पीला होने लगता है। तो यहाँ से बिल्कुल नाम से स्पष्ट हो रहा है कि शारीरिक रूप से क्या रहेगा, कमजोर रहेगा, परंतु संवेगात्मक स्थिर रहेगा। संवेगात्मक रूप से वह मजबूत रहेगा, स्थिर रहेगा। ऐसे व्यक्ति सुस्त रहेंगे। कैसे रहेंगे? सुस्त रहेंगे, क्योंकि शरीर कमजोर है इसलिए कैसे रहेंगे? सुस्त रहेंगे। परंतु संवेगात्मक रूप से स्थिर है इसलिए आनंद युक्त रहेंगे। कैसे रहेंगे? आनंद में, मौज में रहेंगे। हालांकि शरीर कमजोर है परंतु दिमाग से वो एकदम ठीक है, संवेगात्मक रूप से बिल्कुल ठीक है, इसलिए वह क्या करते हैं? आनंद में रहते हैं। फिर शारीरिक रूप से कमजोर है परंतु संवेगात्मक, उन्हें पता है कि फालतू में लड़ाई झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं, हमारा शरीर क्या है? कमजोर है, इसलिए वो क्या करते हैं? शांति प्रिय रहते हैं। और शारीरिक रूप से कमजोर है इसलिए आलसी भी रहते हैं। और ये निरुत्साही होते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि भाई हमारे शरीर से कुछ होने वाला तो है नहीं, तो इनमें उत्साह की कमी होती है, निरुत्साही होते हैं। ये श्लेष्मिक या मंद होते हैं, क्योंकि शरीर से ढंग से काम नहीं करता है इसलिए श्लेष्मिक या मंद होते हैं। क्या होते हैं? मंद होते हैं। ठीक है, तो ये पीले पित्त वाले लोग थे। ये भी वर्गीकरण किसने बताया था? हिप्पोक्रेटिस ने बताया था, स्वभाव के आधार पर। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि हिप्पोक्रेटिस ने जो वर्गीकरण दिया है वह स्वभाव के आधार पर दिया है। किसके आधार पर दिया है? स्वभाव के आधार पर दिया है। फिर चौथा जो वर्गीकरण दिया है वह है अधिक रुधिर वाले लोग, जिनको सैनगुइने कहते हैं। क्या कहते हैं? सैनगुइने कहते हैं। अधिक रुधिर वाले लोग, नाम से पता चल रहा है कि ऐसे व्यक्तियों में रुधिर की मात्रा ज्यादा होती है। और ये व्यक्ति जो होते हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, यानी शारीरिक रूप से और संवेगात्मक रूप से स्थिर रहते हैं, सशक्त रहते हैं, संतुलित रहते हैं। सशक्त भी रहते हैं, शारीरिक रूप से तो सशक्त रहेंगे, संवेगात्मक रूप से स्थिर रहेंगे और संतुलित रहेंगे, यानी शारीरिक और संवेगात्मक दोनों का संतुलन है। ठीक है, तो जब एक व्यक्ति का संवेगात्मक रूप भी स्थिर है, सशक्त है, शारीरिक रूप से भी सशक्त है, तो वो क्या रहेंगे? संतुलित रहेंगे और प्रत्येक कार्य में रुचि रहेंगे, हमेशा कर्मठ रहेंगे, यानी हमेशा कुछ न कुछ कार्य करने के लिए सोचते रहेंगे, उत्साही रहेंगे। कोई भी कार्य करेंगे तो उत्साह से करेंगे और सदैव हंसमुख रहेंगे। कैसे रहेंगे? हंसमुख रहेंगे। फिर रुधिर की मात्रा तो इनमें अधिक होती है। इनकी जो नाम है, जो वर्गीकरण है, वो इसी आधार पर दिया गया है कि इनमें रुधिर की मात्रा अधिक होती है। फिर ये हमेशा आशावादी होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा आशावादी होते हैं। तो इस प्रकार से हिप्पोक्रेटिस ने ये वर्गीकरण दिया था। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि हिप्पोक्रेटिस ने ये वर्गीकरण देने के पश्चात नीचे एक नोट डाल के लिखा है कि पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति में एक प्रकार की प्रवृत्ति स्वभाव के आधार पर नहीं होती है। यह प्रवृत्ति मूलतः इन चारों में से कोई एक प्रवृत्ति ज्यादा होती है। थोड़ी थोड़ी सभी होती हैं, परंतु एक प्रवृत्ति ज्यादा होती है कोई सी भी। मान लीजिए किसी में अधिक रुधिर वाली प्रवृत्ति ज्यादा है, किसी में काले पित्त वाली प्रवृत्ति ज्यादा है, तो एक प्रकार की। और ये भी वृत्तित रहती है, चित्त वृत्तित रहती है, यानी कि रोटेट होती रहती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आराम से सही ढंग से खेल रहा है, खा पी रहा है, तो वह क्या करता है? अधिक रुधिर वाले की श्रेणी में आ सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अधिक रुधिर की श्रेणी में आने के पश्चात भी बीमार हो जाता है, सही ढंग से खुद की केयर नहीं करता है, खेलता नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करता है, सही डाइट नहीं लेता है, तो वो भी काले पित्त वाली प्रवृत्ति में वापस आ सकता है। तो ये वृत्तित है, पर्टिकुलर नहीं है कि एक व्यक्ति में यही रहेगी। ठीक है, तो ये रोटेट होती रहती है। इस प्रकार का स्टेटमेंट हिप्पोक्रेटिस ने इन चारों वर्गीकरण के अंत में दिया है। अब जो इंडियन जो कल्चर है उसमें भी इस प्रकार का वर्गीकरण दिया है। आयुर्वेद में 3 प्रवृत्ति के लोग बताए थे, वात प्रवृत्ति के, पित्त प्रवृत्ति के और कफ प्रवृत्ति के। और भगवद गीता में 3 गुण बताए थे, गुण के आधार पर वर्गीकरण बताया था, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, या सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। तो ये भी सिमिलर है इसके हिप्पोक्रेटिस के वर्गीकरण की। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि स्वभाव के आधार पर वात, पित्त और कफ प्रवृत्ति जो आयुर्वेद में बताई गई है उसके सिमिलर वर्गीकरण किसने दिया था? तो हिप्पोक्रेटिस ने दिया था। या फिर भगवद गीता में सत्वगुण, रजगुण, तमगुण के आधार पर, स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण दिया गया है। इसी प्रकार स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण अन्य किस विद्वान ने दिया है? तो हिप्पोक्रेटिस ने दिया है। कि वर्गीकरण कितने भागों में बांटा है व्यक्ति को? 4 भागों में। कफ प्रवृत्ति, काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले और अधिक रुधिर वाले। ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। इनके जो इंग्लिश नाम है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं, जो इंग्लिश नाम है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है।
क्लोरिकल, मेलेंचोलिक, फ्लेगमेटिक एंड सनगुइनी। ठीक है, ये चारों नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हिंदी में इस प्रकार से सनगुइनी लिखा हुआ मिल जाएगा और बताएंगे कि ये वर्गीकरण किसने दिया, फिर आप वहां ढूंढोगे अधिक रुधिर वाले, मिलेगा ही नहीं आपको, और ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये वर्गीकरण किसने दिया है? हिप्पोक्रेटस ने दिया है। किस आधार पर दिया है? स्वभाव के आधार पर। हम इसके आगे कौन से विद्वानों ने वर्गीकरण दिया है वह इसके आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। इन तीन विद्वानों ने भी अपने अपने वर्गीकरण दिए हैं, वे व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर या व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर। सबसे पहला हम वर्गीकरण पढ़ते हैं, क्रेस्मर का वर्गीकरण। क्रेस्मर ने जो वर्गीकरण दिया है वह शारीरिक प्रकार के आधार पर दिया है, डिफरेंट बॉडी टाइप्स होती है उसके आधार पर दिया है। तो उन्होंने शारीरिक को तीन प्रकार के बताए, जो शारीरिक रूप है व्यक्ति के वो तीन प्रकार के बताए। सबसे पहला बताया अस्थेनिक, दूसरा बताया एथलेटिक और तीसरा बताया पिकनिक। सबसे पहले अस्थेनिक के बारे में बात करते हैं जो कि क्रेस्मर ने दिया है। तो अमूमन ये पूछा जाता है कि अस्थेनिक, एथलेटिक और पिकनिक रूप किसने बताए, या क्रेस्मर का निम्न में से वर्गीकरण कौन सा नहीं है। जैसे ए में ऑप्शन में अस्थेनिक दे दिया, बी में एथलेटिक दे दिया, तीस में सी में पिकनिक दे दिया और डी में एंडोमार्फ दे दिया। तो उसमें हमें छांटना है कि एंडोमार्फ तो शेल्डन ने दिया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो हम अस्थेनिक की बात करते हैं। अस्थेनिक उन व्यक्तियों को बताया गया है जो थीन एवं वीक होते हैं, यानी जो पतले होते हैं, दुबले पतले होते हैं बिल्कुल शारीरिक रूप से और कमजोर होते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनको अस्थेनिक कहते हैं। ये आत्म केंद्रित होते हैं। कैसे होते हैं? आत्म केंद्रित, यानी खुद में गुमसुम रहते हैं। फिर स्वप्न दृष्टा होते हैं, आराम से बैठे बैठे भी सपने देखते हैं, दिन में भी सपने देखते रहते हैं। फिर बुद्धिजीवी होते हैं, इनमें बहुत ही ज्यादा क्योंकि सोचते विचारते बहुत ज्यादा हैं इसलिए बुद्धिजीवी होते हैं, परंतु शांत रहते हैं और एकांत प्रिय होते हैं। क्या होते हैं? एकांत प्रिय होते हैं। ये सभी विशेषताएं थी अस्थेनिक की। अब हम बात करते हैं एथलेटिक की। जो एथलेटिक होता है, जो एथलीट होते हैं व्यक्ति, वे मस्कुलर होते हैं, यानी मांसलदार होता है, उनका शरीर एकदम मसलदार होता है। लार्ज बोन होते हैं, उनमें जो हड्डियां होती हैं वह बड़ी होती हैं। और बड़ी का मतलब है यहाँ पे लंबी और चौड़ी दोनों हैं। इनमें तो केवल बहुत ज्यादा लंबी होती है, ठीक है, चौड़ी नहीं होती है, पतली होती है, लंबी और पतली हड्डियां होती हैं। परंतु इनमें लार्ज बोन होती है, मतलब लंबी भी होती है और चौड़ी भी होती है। फिर बलवान होते हैं, सशक्त होते हैं, यानी शरीर से बलवान होते हैं और मांसलता से सशक्त होते हैं। फिर चौड़ा सीना होता है, इनका जो चेस्ट की साइज होती है वह चौड़ी होती है। इनकी जो चेस्ट की साइज होती है वो बिल्कुल पतली होती है, पतला सीना, बिल्कुल फ्लैट सीना बोलते हैं जिसको। ये किसमें होता है? अस्थेनिक में होता है। फिर होता है संतुलित विकास। इनकी जो बॉडी का विकास है वो चहुमुखी है, चारों ओर से हो रखा होता है, विकास संतुलित होता है, मानसिक भी और शारीरिक भी। फिर चुस्त और फुर्तीले होते हैं, क्योंकि शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक है इसलिए चुस्त और फुर्तीले रहते हैं। फिर समाज में समायोजन करते हैं, समाज में सफल समायोजन करते हैं। क्या करते हैं? समाज में बहुत अच्छे से रहते हैं, इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी बताई जाती है। फिर सकारात्मक जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं लाते हैं और विशाल दृष्टिकोण रखते हैं। अपने जो जीवन है इसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखते हैं और विशाल, अपनी सोच जो है, अपना जो दृष्टिकोण है उसको लार्ज रखते हैं, बड़ा रखते हैं। तो इस प्रकार के ये एथलेटिक जो वर्गीकरण है क्रेस्मर ने बताया। तीसरा बताया पिकनिक, जिसे पाइकनिक भी कहते हैं, ये सही उच्चारण है पिकनिक, ठीक है। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं स्कॉटी होते हैं, यानी कद तो छोटा होता है, गोल मटोल टाइप के होते हैं और फैट होते हैं, यानी मोटे होते हैं, थोड़े कद में छोटे होते हैं परंतु मजबूत होते हैं, शरीर शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। इनका चेहरा गोल होता है, शरीर मोटा होता है, मिलनसार होते हैं और ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। इनका जो व्यक्तित्व है बहिर्मुखी होता है, मिलनसार होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं और आराम तलब होते हैं। ऐसे व्यक्ति मेल मिलाप में, जो कद में छोटे रहते हैं व्यक्ति, मेल मिलाप में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं और विनोद प्रिय होते हैं और आराम तलब होते हैं, मतलब रेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है इनको। पिकनिक जो बॉडी वाले व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से क्रेस्मर ने ये वर्गीकरण दिया था, अस्थेनिक, एथलेटिक और पिकनिक। फिर एक वर्गीकरण दिया था शेल्डन ने, शेल्डनकृत वर्गीकरण।
अब देखिए ये वापस से आपको यही ध्यान रखना है कि किस आधार पर दिया है। क्रेसमर ने शरीर प्रकार के आधार पर दिया है, बॉडी टाइप्स के बेस पर दिया है, और शेल्डन ने जो दिया है वो शारीरिक गुणों के आधार पर दिया है। यहाँ पे एक शारीरिक गुण है, क्या है, गुण है, और ये शारीरिक प्रकार है। यदि आपसे पूछा जाए कि शारीरिक आधार प्रकार के आधार पर व्यक्तिगत वर्गीकरण किसने दिया है, वे व्यक्तिगत वर्गीकरण किसने दिया है, तो आपको बताना है क्रेसमर ने दिया है। और शारीरिक गुणों के आधार पर किसने दिया है, तो शेल्डन ने दिया है। शेल्डन ने 3 तरह के व्यक्ति बताए, एक तो एंडोमॉर्फ, एक मेसोमॉर्फ और एक एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, 3 तरह के व्यक्ति बताए हैं। तो शेल्डन का वर्गीकरण भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम रेफरेंस से पढ़ेंगे। फिर एक वर्गीकरण और देख लेते हैं, जंग का वर्गीकरण। जो जंग नामक विद्वान है, इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्गीकरण दिया है। इन्होंने समाजशीलता के चरित्र के आधार पर वर्गीकरण दिया है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। अब इनको पढ़ना है रेफरेंस से, परंतु वीडियो क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो थ्योरेटिकल पार्ट है, तो मैं आपको इसके जो नोट्स है वो प्रोवाइड करवा देता हूँ। इसी वीडियो में नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप इसको नोट करके आसानी से इजी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। इन नोट्स के सबसे लास्ट वाला जो पेज है, इनमें अब तक पीटी एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछे गए हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैंने नोट किए हैं। कौन कौन से सन में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये नोट्स बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ इन नोट्स के आधार पर कि आज के बाद आपके इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन आएगा वह कभी भी गलत नहीं होगा। एक बार आप नोट्स हैंड रिटन कर दीजिए, कॉपी कर देना, लिख देना। अभी तक जो पीटीए के एग्ज़ाम हुए हैं 2011 से लेकर 18 तक, उनमें ये निम्न जो हैं 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।